नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल समर्पण एजुकेशन पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, एस्टेट का परीक्षा का समय नज़दीक है और हमने जो है एस्टेट की एक सीरीज शुरू कर रखी है। तो उसमें थ्योरी हमने करवा दी है, दूसरी थ्योरी आज है और दूसरी थ्योरी है थॉर्नडाइक की थ्योरी, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, यानी कि त्रुटि एवं अभ्यास, त्रुटि एवं प्रयास। तो इसमें जो हम करने वाले हैं, तो आप देख पा रहे हैं थॉर्नडाइक का जो उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत है, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत जो है, यानी इनकी जो है SR थ्योरी है। पिछले में आपने पढ़ा होगा, पिछली जो थ्योरी थी वो RS थी, जबकि ये थ्योरी क्या है, SR थ्योरी है। इसमें जो है स्टिमुल्स जो है, स्टिमुल यानी कि उद्दीपन जो है वो पहले और रिस्पॉन्स जो है वो रिएक्शन या रिस्पॉन्स जो है वो बाद में। ठीक है, ये आपकी कहलाती है SR थ्योरी, जिसके प्रतिपादक कौन है, एडवर्ड एल थॉर्नडाइक। एडवर्ड एल थॉर्नडाइक है, इसलिए सिद्धांत को थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत भी कहा जाता है, यानी थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत भी कहा जाता है। इसकी कैटेगरी कौन सी है, तो इसकी है SR थ्योरी। ये किस कैटेगरी का है, SR थ्योरी, यानी कि पहले स्टिमुल जो आप अनुक्रिया जो उद्दीपन है वो पहले प्रस्तुत करेंगे और उसके बाद में जो है रिस्पॉन्स बाद में आएगा। ठीक है, ठीक है, इसको जो है थॉर्नडाइक्स SR थ्योरी ऑफ लर्निंग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इस सिद्धांत को बाल मनोविज्ञान में प्रमुख स्थान जो है वो दिया गया है। आगे बढ़े, थॉर्नडाइक के इस सिद्धांत के अनुसार छात्र तभी क्रियाशील होता है जब कोई वस्तु उसे इस कार्य को करने की ओर प्रेरित करे। यानी कि थॉर्नडाइक ये मानते हैं, देखिए थॉर्नडाइक और स्किनर में क्या फर्क है। स्किनर की थ्योरी आपने पढ़ी होगी, पिछली वीडियो में हमने किया था, और अगर नहीं पढ़ी तो हमारे चैनल पर जाकर के पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं उसको। ठीक है, तो उसमें क्या था कि जो स्किनर है उन्होंने कहा था कि पहले रिएक्शन होना चाहिए, रिस्पॉन्स पहले होना चाहिए, उसके बाद में पुनर्बलन होना चाहिए। जबकि थॉर्नडाइक कहते हैं कि पहले जो है कोई ऐसा उद्दीपन जो प्रभावित करने वाला जो है वो होना चाहिए पहले, तभी जो है वो रिस्पॉन्स देगा। यानी छात्र जो है कब रिस्पॉन्स देगा, जब उसको पहले से कोई उद्दीपन मिलेगा। ठीक है, थॉर्नडाइक के इन विचारों का ही मनोविज्ञान में उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। यानी ये विचार जो है कि पहले आप जो है आपको स्टिमुल मिले और उसके बाद आप रिस्पॉन्स करें, यानी पहले आपका S हो और बाद में R हो, ऐसा इन्हीं जो विचार है, इन्हीं विचारों को इस नाम से जाना जाता है, इस थ्योरी के नाम से जाना जाता है। थॉर्नडाइक ने अपने इस सिद्धांत का प्रतिपादन वर्ष 1913 में किया था, यानी इन्होंने 1913 में किया है। स्किनर की बात करें तो उन्होंने चूहे पर प्रयोग किया 1938 में, और उन्होंने कबूतर पर प्रयोग किया था, वो किया था 1943 में। तो ये लगभग जो है वो 30 साल पहले इन्होंने, किससे, स्किनर से 30 साल पहले इन्होंने किया है। कई बार क्रम आ जाता है, तो देखिए कम से कम जो है वो थॉर्नडाइक का क्रम जो है वो स्किनर से पहले रहेगा। इन्होंने अपनी एक बुक प्रकाशित की थी और बुक का नाम था शिक्षा मनोविज्ञान। तो सीधी सी बात आ जाती है कि जो ये थॉर्नडाइक का सिद्धांत है वो किस पुस्तक में सबसे पहले उन्होंने पब्लिश किया था, तो शिक्षा मनोविज्ञान नाम से उनकी एक पुस्तक थी जो कि 1913 में प्रकाशित हुई थी, और उसके अंदर इन्होंने ये थ्योरी जो अपनी वो दी थी। आगे देखें, थॉर्नडाइक का यह सिद्धांत विश्व विख्यात है, बिल्कुल जाहिर सी बात है। ठीक है, उनके द्वारा यह परीक्षण एक बिल्ली के ऊपर किया गया था, और इस परीक्षण का मुख्य उद्देश्य अपने विचारों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करना था। विचार तो उनके थे, और उन्होंने इस जो बिल्ली के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किया उससे वैज्ञानिकता प्रदान करने का प्रयास किया। थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए सिद्धांत का अनुसरण वर्तमान शिक्षा प्रणाली में छात्रों का संज्ञानात्मक विकास करने हेतु किया जाता है। क्या होता है, अब अगर आपसे पूछें कि किस प्रकार से जो है इनकी जो थ्योरी है थॉर्नडाइक की, उनका प्रयोग किस प्रकार से होता है, तो देखिए हम क्या करते हैं, बच्चे का जो पूर्व ज्ञान होता है, बच्चे का पूर्व ज्ञान है, उस पूर्व ज्ञान के आधार पर जो हम इसका परीक्षण करते हैं, पूर्व ज्ञान का परीक्षण करके, जैसे पाठ्य योजना बनाते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, उसमें पूर्व ज्ञान का परीक्षण किया जाता है। तो वो पूर्व ज्ञान संबंधी जो प्रश्न पूछते हैं वो क्या है, वो एक प्रकार का स्टिमुल है, एक प्रकार का उद्दीपन है, जो कि जो अभी तक बच्चे ने सीखा नहीं है उसको सिखाने के लिए पहले वाले को जोड़ना होता है, वो इसी थ्योरी के अंतर्गत आता है। थॉर्नडाइक ने एक पशु संबंधित अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, कई बार इनका जो है वो ओरिजिन पूछ लिया जाता है कि ये कहां से थे, तो ये अमेरिका से थे, जिन्होंने अपना परीक्षण एक बिल्ली पर किया और उस बिल्ली द्वारा की गई अनुक्रिया का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण कर एक सिद्धांत को जन्म दिया, जिसे उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, देखिए उद्दीपन
उद्दीपन अनुक्रिया, यानी कि पहले जो है आपका क्या होगा, स्टिमुल होगा और उसके बाद में क्या होगा, रिस्पॉन्स होगा, रिएक्शन होगा। ठीक है, तो पहले आप जो उद्दीपन होगा, ठीक है, पहले उद्दीपन होगा तो ही रिएक्शन होगा। ऐसा अनुक्रिया सिद्धांत जो इनका है, जिसको SR थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। थॉर्नडाइक इस सिद्धांत को अधिगमकर्ता का सिद्धांत, देखिए फर्क देखिए, जो स्किनर का सिद्धांत था वो था अधिगम सिद्धांत। ठीक है, वो कौन सा सिद्धांत था, वो था अधिगम सिद्धांत। लेकिन थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है उसको कहा है अधिगमकर्ता का सिद्धांत, अधिगमकर्ता का सिद्धांत। ठीक है, थ्योरी ऑफ लर्निंग भी कहा जाता है, अधिगमकर्ता का सिद्धांत इनको कहा जाता है। अगला, थॉर्नडाइक द्वारा यह परीक्षण एक बिल्ली पर किया गया, जिसमें उन्होंने एक भूखी बिल्ली को पिंजरे में बंद कर दिया और उस पिंजरे की बनावट कुछ इस प्रकार थी कि उसके अंदर एक बटन लगाया गया जिसमें बिल्ली का पैर पड़ता। तो देखिए पूरा का पूरा जो हम यहां देखेंगे एक चित्र के माध्यम से। कहां गया भाई, ये रहा। इस चित्र में देखेंगे आप, पूरा अच्छे से समझेंगे। ये एक पिंजरा है और इस पिंजरे के अंदर ये देखिए, ये गेट है, इस पिंजरे का गेट है। ठीक है, और इससे बाहर जो है, यहां पर वो जो आई नहीं, एक कटोरी है, उस कटोरी के अंदर क्या है, एक मछली है। ठीक है, यानी कि उसके अंदर जो भोजन है, ये कह सकते हैं भोजन है। अब ये जब बिल्ली को इसके अंदर बंद कर दिया, पिंजरे के अंदर बंद कर दिया, और यहां से देखिए एक जो है सिटकनी लगी हुई यहां पर, और इसको जो है एक रस्सी के माध्यम से ये बटन दबा दिए, ये लीवर है, ये इसके अंदर लीवर है। जब बिल्ली इसको दबाएगी तो फिर क्या करेगी, बिल्ली जो दबाएगी तो ये द्वार खुलेगा, और द्वार खुलेगा तो भोजन बाहर से मिलेगा। अब देखिए इस पूरी चीज को समझते हैं। क्या किया इन्होंने सबसे पहले तो एक बिल्ली, कौन सी बिल्ली, बिल्ली की प्रकृति क्या है, वो भूखी है, यानी उसे भूख लगी है। भूखी बिल्ली को जो है इन्होंने इस पिंजरे के अंदर रखा है। अब भूख लगना क्या एक स्वाभाविक क्रिया है, और जब भूख लगेगी तो भोजन की आवश्यकता होगी। ठीक है, जब आवश्यकता होगी तो क्या होगा, भूख मिटाने का प्रयत्न हम करेंगे, प्रयास हम करेंगे। इसी प्रकार इस बिल्ली ने किया, भूख मिटाने के लिए जो इसने उछल कूद शुरू कर दी, और जब उछल कूद शुरू की तो इसका पैर जो है बाई चांस से इस लीवर के ऊपर लगता है। इस लीवर पर पैर लगने के बाद में क्या होता है, ये द्वार खुल जाता है और बिल्ली के सामने जो पिंजरे के अंदर थी उसको दिखाई दे रहा था, भोजन पड़ा था। भोजन जो है एक उद्दीपक है, यानी इसको आप क्या कहेंगे, एक उद्दीपक है, और भूख उसको लगी है, आवश्यकता उसको है, तो ये उद्दीपक जो है उसको प्रेरित कर रहा है बाहर निकलने के लिए, क्रिया करने के लिए। बिल्ली उछल कूद करती है, पंजा यहां पर लगता है, और फिर क्या है, बिल्ली द्वार खुलता है, बिल्ली उस भोजन को प्राप्त कर लेती है। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि ये जो भोजन बाहर था, इनका थॉर्नडाइक का मानना है कि जो यहाँ भोजन था, तो इस भोजन को प्राप्त करने के लिए, यानी कि उद्दीपक था ये, और इसने बिल्ली को बाहर निकलने के लिए अभी प्रेरित किया कि ये बाहर निकल के इस भोजन को प्राप्त करें। तो इस प्रकार इसने जो है बाहर निकलने का प्रयास किया। अब देखिए बार बार जब भी बिल्ली को भूख लगती है, यानी कि ये जो क्रिया है वो बार बार दोहराई गई। बिल्ली को जब भी भूख लगती तो फिर वो उछल कूद करती, और धीरे धीरे उसको ये पता चल गया कि भाई इस लीवर को दबाने से क्या है, ये द्वार खुलता है। तो बिल्ली को अधिगम हो गया, लर्निंग हो गई, उसने सीख लिया कि इस द्वार से बाहर कैसे निकलना है, इस पिंजरे से बाहर कैसे निकलना है। तो जब भी बाद में जब ये कई बार प्रयास किया, कई बार शुरू में प्रयास किया, गलतियां अधिक हुई, फिर प्रयास किया, गलतियां कम हुई, धीरे धीरे करके बिल्ली सीख गई, और लास्ट में ऐसी स्थिति पहुंच गई कि बिल्ली को जब भी भूख लगती तो वो इस लीवर को दबाती और बिल्ली जो बाहर आके भोजन प्राप्त कर लेती। तो इस प्रकार से प्रयत्न किया, बार बार प्रयास किया, शुरू में त्रुटियां हुई, तो इस सिद्धांत का नाम जो है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी है। ठीक है, इसका जो अपर नाम है वो क्या है, प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत भी इसको कहते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद में ये आपका हो गया, यहां से बिल्ली ने क्या क्या किया, बिल्ली के ऊपर परीक्षण हो गया। ठीक है, तो अंत में क्या हुआ कि बिल्ली जो है वो, बिल्ली को आभास हो गया कि इस बटन के दबने से पिंजरा खुल रहा है। तो बिल्ली यह परीक्षण बार बार करने पर बिल्ली के कम समय में ही उसने पिंजरे को खोलना सीख लिया। आगे देखिए, थॉर्नडाइक के अनुसार उद्दीपन ही अनुक्रिया को जन्म देता है। थॉर्नडाइक का क्या मानना है और उनका क्या मानना है, स्किनर का, दोनों में अंतर क्या है। तो स्किनर तो कहते हैं कि पहले अनुक्रिया करो
और उसके बाद में पुनर्बलन दिया जाएगा तो फिर सीख जाएगा। लेकिन जो थॉर्नडाइक है वो कहते हैं कि उद्दीपन ही अनुक्रिया को जन्म देती है, उद्दीपक नहीं होगा, उद्दीपन नहीं होगा तो फिर अनुक्रिया नहीं होगी। अर्थात बिल्ली के लिए उस मछली ने उद्दीपन का कार्य किया और उस मछली के कारण बिल्ली ने अपनी अनुक्रिया की, और थॉर्नडाइक के अनुसार उद्दीपन की मौजूदगी में ही अनुक्रिया होती है और व्यक्ति सीखता है। यानी कि थॉर्नडाइक के अनुसार उद्दीपन की मौजूदगी में ही अनुक्रिया होती है, और जब बार बार अनुक्रिया होगी तो लर्निंग हो जाएगा। इसमें कुछ शब्दावली आई है, महत्वपूर्ण शब्दावली है, पेपर के एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। उद्दीपक, उद्दीपक वह है जो उत्तेजना उत्पन्न करे, उद्दीपक जो उत्तेजना उत्पन्न करे। अनुक्रिया, उद्दीपक जैसे उत्तेजना उत्पन्न करना, जैसे कि भूख लगी बिल्ली को और भोजन पिंजरे से बाहर दिखाई दे रहा है तो वो क्या है, उद्दीपक है। अनुक्रिया क्या है, प्रयासों को अनुक्रिया किया कहा जाता है, यानी कि बिल्ली जो बाहर निकलने का, उस भोजन को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न जो करती है उसको क्या कहा जाता है, अनुक्रिया कहा गया है। और बाधाएं या अवरोध, बाधाएं या अवरोध यानी उद्दीपक के लक्ष्य की ओर बढ़ने से रोकने वाले कारक बाधाएं या अवरोध कहलाती है। कि बिल्ली जो है उस पिंजरे से बाहर निकलना चाहती है लेकिन उस पिंजरे में बाधाएं, यानी कि पिंजरा स्वयं जो है वो क्या है, एक बाधा है। तो बाधाएं जो उसको उद्दीपक तक, उसको जो उस सीखने वाले को उद्दीपक तक पहुंचने में जो अवरोध आता है उनको बाधाएं या अवरोध कहा जाता है। और पुनर्बलन क्या है, अतिरिक्त ऊर्जा जो अवरोधों को दूर करने में सहायक होती है। अतिरिक्त ऊर्जा जो अवरोध को दूर करने में, यानी कि जो अनुक्रिया करने में सहायक होती है, कि वो अनुक्रिया बार बार वो करे। देखिए सिद्धांत के दूसरे नाम क्या है, इस सिद्धांत के अन्य नाम भी हैं। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, यानी कि आपको जो है वो स्टिमुल दिखेगा और उसके बाद में क्या है, आप अनुक्रिया फिर आप जो करेंगे, यानी पहले आपको रिएक्शन नहीं देना, पहले क्या है, इस सिद्धांत के अनुसार उद्दीपक होगा और उद्दीपक से ही क्या है, अनुक्रिया होगी। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, यानी कि पहले आप प्रयत्न करें और फिर त्रुटियां होती है, धीरे धीरे करके त्रुटियां कम होती जाती है। जैसे जैसे प्रयास अधिक होंगे त्रुटियां कम हो जाएंगी और लर्निंग हो जाएगा, अधिगम हो जाएगा। प्रयत्न एवं भूल, यानी पहले प्रयत्न करो, कम भूल जो है वो धीरे धीरे कम होती रहेंगी, दोनों एक ही चीज है। और संबंधवाद का सिद्धांत, संबंध का सिद्धांत यानी कि उद्दीपक के साथ जो है वो अनुक्रिया का संबंध स्थापित होना, तो ये भी इन्हीं का, इसी थ्योरी का नाम है। हमने जो है एक आर शब्द प्रयोग किया, एक एस किया। आर जो है वो क्या है, इसमें रिएक्शन है, और रिएक्शन कौन करता है, भूखी बिल्ली करती है। यानी बिल्ली के जो, भूखी बिल्ली के जो प्रयास हैं, भूखी बिल्ली के जो प्रयास है, प्रयत्न है, वो क्या है, आर है। और एस क्या है, मृत मछली, यानी कि जो बिल्ली भूखी है उसके लिए जो भोजन है वो भोजन क्या है, वो एस यानी कि उद्दीपक है। ठीक है। थॉर्नडाइक के अधिगम के सिद्धांत के कुछ नियम है, कुछ मुख्य नियम है, कुछ गौण नियम है। तो इन्होंने जो मुख्य नियम दिए हैं, मुख्य नियमों की संख्या कितनी है, 3 है। पहला कौन सा है, तत्परता का नियम। तत्परता का नियम क्या है, तो थॉर्नडाइक के सिद्धांत के अनुसार तत्परता है तैयारी का नियम। इसको जो है दूसरी भाषा में कई बार नाम बदल दिया जाता है, तो ये नियम जो है वो कौन सा है, तो ये तैयारी का नियम भी है, इसको तैयारी का नियम भी कहते हैं। ठीक है। यानी कि कोई भी बच्चे को, बालक को हम अगर सिखा रहे हैं तो उसको पहले मानसिक रूप से जो है उसको तैयार करना, और उस तैयार करने में जो मुख्य भूमिका निभाता है हमारी पाठ्य योजना में, वो कौन सा पार्ट है। ये ऐसा प्रश्न बनता है कि पाठ्य योजना का कौन सा भाग तत्परता के नियम का अनुसरण करता है। तो हमारी जो प्रस्तावना होती है, पूर्व ज्ञान का परीक्षण जो होता है, वो तत्परता का नियम का पालन करता है, यानी कि बच्चे को तैयार करता है कुछ सीखने के लिए। ठीक है। अभ्यास का नियम, अभ्यास, जैसे तत्परता का नियम, अगर इस सिद्धांत के बारे में बात करें तो बिल्ली को जो भूख लगी थी वो उसको तत्पर कर रही थी, बाहर निकलने के लिए भूख लग रही थी, तो वो इस सिद्धांत में जो है वो तत्परता कैसे प्रदर्शित होती है, तो बिल्ली की भूख के माध्यम से प्रदर्शित होती है। अभ्यास के नियम की अगर बात करें तो अभ्यास का नियम जो है वो बिल्ली बार बार प्रयास करती है, और बार बार प्रयास जब कर रही है तो वो त्रुटियां जो है उसकी कम हो रही है। तो कहते हैं कोई चीज को अगर बार बार अभ्यास करते हैं तो फिर वो चीज सीख जाते हैं, आसानी से सीख सकते हैं। जैसे करत करत अभ्यास थे जड़ु मत होत सुजान, रसरी आवत जावत शिल पर परत निशान। तीसरा नियम है प्रभाव का नियम। इसको जो है प्रभाव के नियम को हम कह सकते हैं संतोष का नियम भी कह सकते हैं, संतुष्टि का नियम भी कह सकते हैं इसको। ठीक है। क्या होता है, कोई भी चीज अच्छे से कब सीख सकते हैं, जब वो हमें आनंदित करती है, हमें जो है वो प्रसन्नता प्रदान करती है, हमें संतुष्टि प्रदान करती है, तो उस चीज को हम जो आसानी से सीख जाते हैं। कई बार क्या होता है कि 1 घंटे की क्लास चलती है और उससे बाहर जब बच्चे आते हैं तो उनके चेहरे लटके होते हैं, यानी कि
शिक्षण कार्य के दौरान जो उनकी रुचि उसमें नहीं थी, इस वजह से वो उनके चेहरे लटके हुए हैं। और कई बार ऐसा होता है कि बच्चे बाहर आ रहे हैं कक्षा क्लासरूम से, तो फिर क्या उनके चेहरे खिले खिले, अर्थात उनको जो है वो रुचिकर लगा था, जो शिक्षण सामग्री थी वो रुचिकर थी, विधियां थी रुचिकर थी, यानी कि उनको संतुष्टि मिली उस क्लास में बैठकर। तो इसको आप संतोष का नियम कह सकते हैं, आप इसको प्रभाव का नियम भी कह सकते हैं। आगे देखिए, तत्परता का नियम की बात हो गई, ये आपका अभ्यास के नियम की बात हो गई, ठीक है। अब जब आप अभ्यास करेंगे तो कितने भी कठिनतम कार्य को आप जो है वो सीख सकते हैं। और इसके बाद में प्रभाव का नियम, तो ये भी हो गया आपका। इसके बाद आते हैं गौण नियम। प्रश्न क्या आता है, प्रश्न जो यहां से ये पूछ लिया जाता है कि आपका निम्न में से कौन सा मुख्य नियम है, तो एक मुख्य नियम दे देंगे, तीन गौण नियम दे देंगे, या फिर ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा मुख्य नियम नहीं है, तो तीन मुख्य नियम देंगे और चौथा इनमें से कोई एक दे देंगे। तो इस प्रकार से वो प्रश्न आपका बन जाएगा। तो आपको ये अलग अलग से पता होना चाहिए कि मुख्य नियम कौन कौन से हैं, कितने हैं। तो मुख्य नियम की संख्या 3 है और गौण नियम जो है उनकी संख्या कितनी है, 5 है। तो गौण नियम में क्या है, बहु प्रतिक्रिया का नियम, ठीक है, मल्टी रिस्पॉन्स का रूल्स है ना, द लॉ ऑफ मल्टी रिस्पॉन्स, यानी कि जब हम किसी क्रिया को करते हैं, किसी चीज को सीखते हैं, तो उसके लिए अनेक क्रियाएं करते हैं। जिस प्रकार से बिल्ली ने पिंजरे से बाहर निकलने के लिए अनेक प्रकार की उछल कूद की, तो वो क्या है, बहु प्रतिक्रिया। दूसरा है साहचर्य परिवर्तन का नियम। साहचर्य परिवर्तन का नियम हम कह सकते हैं वातावरण को बदलने का। कई बार क्या होता है कि हमारे जो स्कूल विद्यालय जो भी है वो कहीं शोर शराबे वाले स्थान पर है, वहां बाहर से रोड से बाजार से अलग अलग तरह की आवाजें आती हैं, या कारखाना पास में है तो उसकी आवाजें आती है, तो फिर वो वहां से थोड़ा सा सीखना अलग हो जाता है। उसके लिए अगर वहां कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो उसको हम एक शांत वातावरण में जाकर अगर उसको सीखने का प्रयास करें तो हो सकता है। तो ये होता है आपका साहचर्य परिवर्तन। अगला है आत्मीकरण का नियम। आत्मीकरण का नियम यानी जो है लॉ ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, अपने आप में आत्मसात करना, किसी चीज को करने के लिए अपने आप को झोंकना, वो क्या है, आत्मीकरण का नियम है कि हाँ तुझे ये करना ही है, वो आपका आत्मीकरण का नियम है। और आंशिक क्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम क्या है कि आप जो है वो किसी चीज को पूर्ण तरीके से नहीं सीख पाते, यानी कि आपको कोई चीज जो है वो पूरे रूप से सीखने में दिक्कत आ रही है, तो फिर आप क्या करें, उसके जो है उस चीज के पार्ट कर लें, टुकड़े कर लें, और उनको टुकड़ों को जो है वो बारी बारी से अगर आप करें तो फिर वह आंशिक क्रिया का नियम कहलाता है। यानी कि आप जो है किसी भी सामग्री को सीखते हैं तो वो सारी ना सीख करके अंश से पूर्ण की ओर, देखिए यहां पर ये आता आपका अंश से पूर्ण की ओर जो है वो सीखना, ठीक है, टुकड़े करके, तो वो कौन सा कहलाता है, तो वो किस में आता है, वो आपके आंशिक क्रिया के नियम के अंतर्गत आता है। और अगला देखें, चलिए उद्दीपन अनुक्रिया के सिद्धांत की विशेषता क्या है। उद्दीपन और अनुक्रिया के मध्य सामंजस्य एवं संतुलन स्थापित होना अधिगम है। यानी कि जो उद्दीपन है और जो अनुक्रिया है उसके बीच में सामंजस्य स्थापित हो जाता है तो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है आपका अधिगम होना। यानी कि डायरेक्ट इसी लाइन से आपका जो है वो प्रश्न बन सकता है कि उद्दीपन और अनुक्रिया के मध्य सामंजस्य एवं संतुलन स्थापित होना खालिस्तान है, तो फिर आपका यहाँ क्या आएगा, अधिगम है, बुद्धि है, व्यक्तित्व है, इस प्रकार के ऑप्शन आ सकते हैं, तो वो आपका क्या होता है, अधिगम होता है। यह प्रयास एवं भूल के नियम को मुख्य स्थान दिया गया है क्योंकि यह विभिन्न प्रतिक्रियाएं एवं भूल से ही सही मार्ग के अधिगम की ओर अग्रसर करती है। यानी कि गलतियां जब करेंगे तो वो गलतियां करने के बाद में सीखेंगे तो उसको और स्थायी रूप से सीख पाएंगे, अच्छे रूप से सीख पाएंगे। अधिगम के सिद्धांत के अनुसार अनुक्रिया हेतु उद्दीपन का होना अनिवार्य है। यानी इस सिद्धांत के अनुसार क्या है कि उद्दीपन का होना अनिवार्य है, उद्दीपन होगा तभी अनुक्रिया होगी। अर्थात अधिगम हेतु, अधिगम के लिए प्रेरित करने वाली वस्तु का होना अनिवार्य है। इस सिद्धांत के अनुसार त्रुटियों में निरंतर कमी होना अधिगम के कौशल में वृद्धि करता है। यानी कि ये सिद्धांत कहता है कि जब त्रुटियां कम होंगी, अभ्यास आप करेंगे तो फिर त्रुटियां कम होगी, त्रुटियां कम होंगी तो इसका मतलब क्या है कि उसका जो अधिगम कौशल है उसमें वृद्धि हो रही है, वो बढ़ रहा है। अगला है उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत के शिक्षा में उपयोगिता। शिक्षा में उपयोगिता की बात करें, यह सिद्धांत छात्रों को स्थायी अधिगम प्रदान करने के लिए अवसरों का निर्माण करता है और जिस कारण उनकी स्मृति में
स्थायित्व के गुणों का समावेश होता है। यानी कि ये जो है अवसरों का निर्माण करेगा, जिसके कारण जो है अधिगम जो हमारे स्थायी स्मृति में प्रवेश करेगा, और यह सिद्धांत छात्रों को स्वयं से सीखने के अवसर प्रदान करता है, खुद करके सीखना, जिससे उसमें आत्मविश्वास की वृद्धि होती है, और यह छात्रों को बार बार प्रयत्न करने के लिए भी प्रेरित करता है। यह छात्रों में धैर्य, सक्रियता, स्थिरता एवं परिश्रम जैसे विभिन्न गुणों का विकास करता है। यह सिद्धांत गणित एवं विज्ञान जैसे जटिल विषयों हेतु अत्यधिक उपयोगी है। कैसे? अभ्यास, गणित क्या होता है, गणित में जब आप बार बार अभ्यास करते हो तो अभ्यास करने से आप उसको स्थायी रूप से सीख पाते हैं। अधिगम के नियमों एवं सिद्धांतों का पालन कर इन विषयों को रुचिकर और आसान बनाया जा सकता है, जिससे इनकी जटिलताओं का अंत किया जा सकता है। अब अगर निष्कर्ष रूप में देखें तो ये जो उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत है वर्तमान शिक्षा प्रणाली में प्रभावशाली रूप से बनाने के लिए अत्यंत उपयोगी है। पाठ्य योजना में जब हम प्रश्न पूछते हैं बच्चे से जो प्रस्तावना संबंधी पूर्व ज्ञान के संबंधित, वो इसी सिद्धांत से रिलेटेड है। थॉर्नडाइक के उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत का प्रयोग किसी भी आयु के छात्रों हेतु किया जा सकता है, और इस सिद्धांत की सहायता से स्मृति को स्थायित्व प्रदान किया जा सकता है, क्योंकि यह सिद्धांत करके सीखने की ओर प्रेरित करता है। तो ये था थॉर्नडाइक का सिद्धांत, और इसके बाद अगले जो 2-3 सिद्धांत और वो करेंगे, उसके बाद जो है इन सभी सिद्धांत की एक जो है प्रश्न जो मिला करके एक वीडियो उनकी बनाई है। तो उम्मीद करते हैं ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, अगर समझ में आ रही तो इसको लाइक करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।